नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। केदारनाथ घाटी में भारी बारिश से हुई तबाही के बाद सरकार ने रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया है। केदारनाथ क्षेत्र में फंसे लगभग 2537 यात्रियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। एसडीआरएफ के साथ सेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर भी बचाव अभियान में जुटे हैं। उधर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 16 लोगों के लापता होने की सूचना रुद्रप्रयाग एसपी कार्यालय को मिली है। परिजन इन लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर चल रहे विवाद में मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हिंदू पक्ष को राहत देते हुए इलाहाबाद कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही मुकदमों में परिवादियों के जवाब, दावा और वाद बिंदु तय करने के लिए 12 अगस्त की तारीख लगाते हुए उस दिन मुकदमे की सुनवाई करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केश देव सहित 15 दीवानी मुकदमों की पोषणीयता पर। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम जारी करती है। वैसे तो वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल के आधार पर इनकी कीमत तय की जाती है। तेल कंपनियों ने 2 अगस्त 2024 यानी कि शुक्रवार के लिए फ्यूल प्राइस अपडेट कर दिया है। आज भी इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि सभी शहरों में इनके दाम अलग हैं। ऐसे में गाड़ी चालक को लेटेस्ट रेट तय करने के बाद ही तेल भरवाना चाहिए। लोकसभा में विचारधारा की राजनीति पर चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने भाषण में जिक्र किया, जिसके बाद ओवीसी ने टोका तो लोकसभा में एक चर्चा ही शुरू हो गई। ओवीसी ने कहा कि देश विचारधारा से नहीं संविधान से चलेगा। इसके बाद एक एक कर पक्ष और विपक्ष के सांसद अपनी अपनी राय रखने लगे। बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे, संबित पात्रा, अर्जुन मेघवाल ने अपनी बातें रखी। वहीं विपक्ष की ओर से ओवैसी, लालजी वर्मा, केनी मोई ने विचार रखे। इस दौरान संसद में एक शानदार चर्चा देखने को मिली। मैं अभी श्री अरविंद जी को कोट करना चाहता हूं। मेरे मित्र ओवैसी जी भी आ गए, अच्छा लगा। ओवैसी जी के साथ थोड़ा रहने से अच्छा लगता है। श्री अरविंद कहते हैं शिक्षा के बारे में, एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस। श्री अरविंद जी को मैं कोट करता हूं, एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, बट इंक्लूड द कोर आइडियाज एंड मेथड ऑफ एंशिएंट एजुकेशन। अध्यक्ष जी, इसमें क्यों चिंता होनी चाहिए? किसमें क्या आइडियोलॉजी है? अगर मैं तिरुकरूर की बात कहूं, अगर मैं तिरुवल्लुर की बात करूं, अगर मैं श्री अरविंद की वैश्विक कल्पना को सामने रखूं, ये तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, कोई भी दल की सरकार आइडियोलॉजी से आती है ना, विचारधारा को लेकर चलते हो ना। संविधान आइडियोलॉजी है सर। मेरी आइडियोलॉजी क्या काम आएगी इसमें? मैं किस पे ओत ले रहा हूं? संविधान पे ओत ले रहा हूं सर। आप गोलवालकर की आइडियोलॉजी क्या काम में आएगी? नहीं आएगी ना सर। हाँ, आप बोलिए निशिकांत जी। सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र लेके जनता के सामने जाती है और जनता विचारधारा के आधार पर उसको वोट करती है और उसी को इम्प्लीमेंट करना उस सरकार का काम है जो उस विचारधारा। और हम संविधान को मानते हैं, यही कहते हैं। संविधान में सभी पॉलिटिकल पार्टी की आस्था है, इसीलिए वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। इसीलिए संविधान अलग है, आइडियोलॉजी अलग है। जो विषय रख रहे थे मंत्री जी, राजनीतिक आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। रामजी लाल वर्मा जी, आपके कुछ कह रहे थे? काय की विचारधारा आपकी? संविधान की भी है। संविधान की विचारधारा की बात नहीं हुई। संविधान की विचारधारा तो एक ही है। संविधान के अनुसार हम चलेंगे। संविधान की जो मूल भावना है उसको हम विकृत नहीं करेंगे, वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। संबित पात्रा जी, कभी क्या संसद बिल्कुल ज्ञानवान भी होती रहनी चाहिए। सभापति महोदय, आपने जो कहा कि सभी पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा को लेकर जनता के बीच में जाती है, अपने विचारधारा के माध्यम से चुन कर आती है, जनता जनार्दन है, मैं इसका समर्थन करता हूं। और इसके पीछे का मूल भाव है, संविधान समुद्र है,
वह महासमुद्र है जिसमें सारी आइडियोलॉजीज आके समाहित तो होती है। चाहे हमारी आइडियोलॉजी है, चाहे उनकी आइडियोलॉजी है, उनको समाहित अंततोगत्वा समुद्र में ही होना पड़ेगा। और दुनिया में भारत का एक ऐसा संविधान है जिसमें सभी जातियां, धर्म, भाषा की मान्यता है। ये ताकत भारत के संविधान की। और संसद भी माननीय मंत्री जी, प्लीज मैं आपको दे दूंगा, प्लीज। आप क्या बोलना चाहती, बोलिए बोलिए बोलिए। कनिमोजी जी, अब बोलेंगे, माइक अब चालू होगा माइक। Thank you, sir. So there was a time when women were not allowed to be educated. It was much before the British came here. There was a time when all communities were not allowed education. So we should not go back to कहाँ that. अधिकार नहीं था शिक्षा लेने का? Sir? Sir, नो, when? एक मिनट, Please read the Manusmriti. आप सब बैठ जाइए ना, मंत्री जवाब देंगे। Please read the Manusmriti. Sir, my grandmother was not allowed to go to college. Sir, every caste and community. भारत के संविधान में एक मिनट, भारत I के am not संविधान talking में about the कभी भी constitution, sir. I'm talking वर्ग about. और लिंग के आधार पर हमने शिक्षा का बंटवारा कभी नहीं किया। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी, अब तमिलनाडु में किया हो तो पता नहीं मुझे, बाकी यहाँ तो नहीं किया देश में। अच्छा, एक मिनट माननीय मंत्री जी, आप पूरी बात कर लें, आप बात पूरी कर लें। Sir, आपकी कहा कि आपकी माता जी को विद्यालय में जाने के लिए रोका, ग्रैंड मदर को। वो सामाजिक रूप से अलग अलग प्रदेशों के अंदर इस विषय को लेकर आंदोलन हुए थे, लेकिन संविधान के अंदर हमेशा हम संविधान से चलते हैं, संसद संविधान में चलती है। संविधान में कभी किसी को रोकने का अधिकार संविधान में कभी नहीं रहा, डिबेट में नहीं रहा। yes, sir. Sir, Baba Saheb Ambedkar said that caste system. 52 के पहले तो अंग्रेजों का राज था, उसके लिए तो लड़ाई लड़ी अपन ने। Sir, caste system is not the division of labor, but it's a division of laborers. So we should remember that. I am not saying today we are not, the house doesn't run on constitution, but there were days when caste system was the rule of the land. Yes. We cannot go back to that. Today, social justice is what the constitution upholds. And that is what I'm talking about. अर्जुन मेघवाल जी, करो तो। हाँ, अध्यक्ष जी, जो आपने विषय रखा, आपका माइक, एक लाइन आपका माइक थोड़ी बंद कर रहा हूँ। एक लाइन में मैं कहता हूं कि राजनीतिक दल विचारधारा पर आधारित बने हैं, बनते हैं, संसार में शासन संविधान के अनुसार चलता है। ओके, माननीय मंत्री जी, अब बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, आपकी प्रति आप परंपरा की, अध्यक्ष जी आप परंपरा की नई मिसाल भी खड़ा कर रहे हैं। शायद इन दिनों में शायद हाउस इसीलिए है, एक अच्छा विषय पे पक्ष विपक्ष रहे, चर्चा हो, उसमें से कुछ अमृत निकलना ही निकलना है। सब डेमोक्रेसी के ही शर्त है साहब। भारत के अंदर ही डेमोक्रेसी से ही हम आज 400 करोड़ से 48 लाख करोड़ तक के बजट को बढ़ाए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद उन पर छापेमारी करने की योजना बना रहा है। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि ईडी के अंदरूनी लोगों ने इस बारे में जानकारी दी है। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि जाहिर है 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। भाव फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले पर अपने फैसले में कहा कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है, इसलिए नीट हुई।
दोबारा परीक्षा कराने की मांग खारिज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच ने साफ तौर पर कहा कि अदालत का निष्कर्ष है कि नीट पेपर लीक सिस्टमेटिकल नहीं है। केरल के वायनाड में भूस्खलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लैंडस्लाइड की वजह से 4 गांव पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और अभी तक 308 लोगों के मारे जाने की खबर है। कांग्रेस नेता एवं वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन एवं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को केरल पहुंचे। दोनों ने वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बनाए गए विभिन्न राहत शिविरों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आज उन्हें वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे अपने पिता राजीव गांधी की मौत पर हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरी दिलचस्पी इस वक्त राजनीति में नहीं, वायनाड के लोगों में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल की शुरुआत में हो, लेकिन इसको लेकर सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए। देखिए, आम आदमी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई पार्टी कार्यालय पर और दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है उसके तैयारियों के संबंध में चर्चा हुई विस्तार से। आगे जो कई सारे कैंपेन हैं उसको समय समय पे कैसे शुरू करना है उसके बारे में चर्चा हुई और खास तौर से जो अभी राजेंद्र नगर की घटना है और मयूर विहार फेज 3 की घटना है जिसमें एक माँ बेटे की जान चली गई और 3 छात्रों की जान चली गई, उसके बारे में चर्चा हुई। दिल्ली के अंदर जो वाटर लॉगिंग की समस्या है उसको लेके बातचीत हुई। तो कई मुद्दों पे विस्तार से चर्चा हुई और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अब पूरी मेहनत के साथ जुटेगा अपने अगले लक्ष्य के लिए और जो हमने काम किया है वो लोगों तक पहुंचाएंगे, आगे क्या करने जा रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे। सर, ये जो राजेंद्र नगर और इसको आप आगे किस तरह से लेकर जा रहे हैं? देखिए, सरकार की ओर से बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। आतिशी जी ने कानून बनाने को लेके अपनी पहल शुरू कर दी है कोचिंग्स को रेगुलेट करने के लिए। हमने 10 स्टूडेंट्स का नाम भी मांगा है, आज वहाँ खुद मैं गया था और उनको शामिल करके इस पूरी चर्चा में एक अच्छा कानून कोचिंग्स को रेगुलेट करने के लिए बनाया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में उसको पास किया जाएगा जिसमें मनमाने ढंग से फीस की वसूली, हॉस्टल के नाम पे मनमानी वसूली, बेसमेंट में लाइब्रेरी और क्लासेस चलाना, ये तमाम मुद्दे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, ये सारे मुद्दे उसमें कानून के अंदर होंगे और छात्रों को कैसे बेहतर शिक्षा मिल सके, कैसे उनको कोचिंग्स का जो है लाभ मिल सके और उनके साथ कोई ज़्यादा अनाप शनाप उनसे पैसे की वसूली ना हो, इन सारे विषयों को लेके कोचिंग्स को रेगुलेट किया जाएगा। सर, एक सवाल ये है कि आप ये भी बता रहे हैं कि चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई, तो सर कैंपेनिंग की शुरुआत कब से होगी? वो सारी डेट आपको समय समय पे बताएंगे। क्या अभियान किस समय से किस समय तक चलेगा वो आपको। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम शुरू से कहते थे कि बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ है। ये मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने रोका। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हमने पहले कहा था कि अगर इसे अनुसूची 9 में ही नहीं डाला जाए तो हम धरना देंगे। केंद्र बिहार में एनडीए की सरकार है और वे नहीं चाहते कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसे अनुसूची 9 में डालें। सरकार में तो इस काम को हम लोगों ने किया, लागू किया और हम लोग शुरू से कहते थे कि भाजपा जातीय गणना के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी जो है शेड्यूल 9 में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जो बढ़ाया है उसको डालना नहीं चाहती है अनुसूची 9 में। यानी तीनों चीज हम लोग उस समय भी शंकित थे कि कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा और इस प्रकार की बातें आएंगी। कोर्ट में ये मैटर गया और कोर्ट द्वारा जो है ये रोका गया।
फिर ये मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है और हमने पहले भी कहा था कि अगर अनुसूची 9 में इसको नहीं डाला जाएगा तो हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे और बिहार सरकार किस प्रकार से पक्ष रख रही है हमको क्योंकि भरोसा नहीं है मौजूदा एनडीए सरकार पर, बिहार की सरकार पर, क्योंकि भाजपा जो है उसमें बड़ी पार्टनर है और चाहे केंद्र में हो या बिहार में एनडीए की सरकार है और मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीए की सरकार चाहे बिहार वाली हो या देश में हो ये नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसको अनुसूची 9 में डालें। तो हम लोगों का पहले भी कहते कि हम लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे और हम लोग केवल इंतजार कर रहे थे भारत सरकार की जवाब का, जो कि स्पष्ट रूप से ये जवाब आप लोगों के समक्ष मिला है। इसमें यही सवाल पूछा गया था कि भाई क्या आरक्षण आप बढ़ाइएगा अनुसूची में 9 में, स्पेसिफिकली जो है बिहार के शेड्यूल 9 में आप डालिएगा कि नहीं डालिएगा। तो भारत सरकार ने जवाब दिया है, नो सर, द मैटर फॉल्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप बताओ, ये सरासर भारत सरकार झूठ बोल रही है। अनुसूची 9 में यानी शेड्यूल 9 में डालने का अधिकार केवल भारत सरकार को ही है, राज्य सरकार को नहीं है। ये पूरी तरीके से झूठ बोला जा रहा है, संसद में झूठ बोला जा रहा है और ये विषय अगर अनुसूची 9 में नहीं डालने का है या स्टेट मैटर है तो ऐसा तो नहीं कि भाई हम लोगों के हटने के बाद नीतीश कुमार जी ने अनुसूची 9 का जो प्रस्ताव हम लोगों कैबिनेट द्वारा भेजे थे इन लोगों ने वापस ले लिया हो, क्योंकि उस समय तत्कालीन जो अभी भी गृह मंत्री आपके अमित शाह जी हैं, उस समय जो ईस्ट जोन का जो बैठक चल रहा था उसमें भी हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था, उनसे मांग की थी कि इसको अनुसूची 9 में डाला जाए। अब मामला है कि कोई भी, चाहे नीतीश कुमार जी हो, जनता दल यूनाइटेड के कोई नेता हो, सभी लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। कोई भी इसको लेकर के आवाज नहीं उठा रहा है। जब हम लोगों ने किया था इस काम को तो बड़े ढिंढोरे पीटे जा रहे थे जनता दल यूनाइटेड के द्वारा। अब करेगा कौन? करने वाले भी तो वही है। जनता दल यूनाइटेड इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये खेल जो ये लोग खेलना चाह रहे हैं ये साफ दिखाता है कि इनके नियत पे सवाल उठ रहा है, कि इनके नियत ही नहीं है कि इसको शेड्यूल 9 में किया जाए। ये पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासियों के हित में जो काम हुआ है उसको ये लोग नहीं चाहते, स्वीकारना नहीं चाहते और इसको पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है। जब हम लोग जाति आधारित गणना करा रहे थे तो पूरी तरीके से शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि आपने देखा होगा कि अभी नए संसद में पानी पानी हो गया था और जो पुरानी वाली संसद थी उसका इतिहास है और वो 10 साल तक चल सकती थी। अयोध्या मंदिर में भी पानी ऊपर से टपक रहा है। पानी की वजह से एयरपोर्ट का एक हिस्सा गिर गया। संसद में अब तो पूरा पानी आ रहा है। वहाँ राजेंद्र नगर में एक बेसमेंट पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई, तो सरकार कहाँ है? देखिए, पार्लियामेंट का आपने अगर नज़ारा देखा होगा 2 दिन पहले ही, तो अंदर न गाड़ी जाती थी न गाड़ी आती थी हमारी। जैसे कि एक स्विमिंग पूल बन गया है पार्लियामेंट और उनका परिसर। हमने जो पुरानी वाली पार्लियामेंट है उसको इतिहास है और 100 सालों पार्लियामेंट चल सकती थी। ग्रीक की पार्लियामेंट, इटाली की पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट हमसे भी पुरानी है
और वही लोगों ने बनाई हमारे पार्लियामेंट, और ठीक है, फिर भी नई पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा हजारों करोड़ अपने लोगों को देकर, आप ठेके भी अंदर अपने लोगों को दिए हैं, सब ठेके, लेकिन अंदर राम मंदिर लीक हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, प्रभु श्री राम को बिठाया है, ऊपर से पानी टपक रहा है, एयरपोर्ट गिर रहे हैं पानी से। अब तो पार्लियामेंट हमारी पूरी पार्लियामेंट, पूरा पानी पार्लियामेंट में आ रहा है। वहां दिल्ली में बेसमेंट में पानी गया, 3 बच्चों की मौत हो गई, पानी ही पानी है। तो सरकार है कहाँ? जो सरकार अपने पार्लियामेंट में पानी आने से नहीं रोक पाते। 1 साल नहीं हुआ पार्लियामेंट को हमारे, 1 साल नहीं हो गया अयोध्या के राम मंदिर में जो बनाया है जोर शोर से, सब जगह पर पानी टपक रहा है। हाँ नहीं सब वो ठीक छोड़ दीजिए। तो ये हिसाब जो है, जो हिसाब दिया है ठेकेदारों को, वो हिसाब फिर से होना चाहिए, किसको क्या मिला है और उसमें कमीशनबाजी क्या हो गई है, और ये सब ठेकेदार कौन थे? बड़े बड़े नाम लेते हो, पार्लियामेंट टाटा साहब ने बनाया, अयोध्या का राम मंदिर लार्सन टुब्रो ने बनाया, लेकिन ठेकेदार कौन थे उनके? वो किसी राज्य से प्रभावित थे, क्या थे, वो एक बार सामने आने दो। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।